नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए इस चैनल पर स्वास्थ्य विभाग में जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो आशा है, एएनएम है या सीएचओ है या अन्य कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर फील्ड का काम करते हैं या किसी ऐप पर ऑनलाइन का कार्य करते हैं, तो उन सबके लिए मैं इस चैनल पर ट्रेनिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, नई नई जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो है पीसीटीएस फॉर्म 678 कैसे भरें। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रसव पूरक सेवाओं से लेकर के ये सभी पॉइंट मैंने आपको पहले के वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और 678 नंबर फॉर्म आपको कैसे भरना होता है ये जानकारी आपको नहीं है, आप नई एएनएम लगे हैं या पुराने हैं, आप सबको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए, क्योंकि समय समय पर पीसीटीएस फॉर्म के अंदर कुछ चेंजिंग आती रहती है। उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि कौन से कॉलम के अंदर क्या डेटा दिया जाना चाहिए और कहां पर हमारे द्वारा गलतियां की जाती है, जिसकी वजह से हम टारगेट में पिछड़ जाते हैं। हम काम करते हैं परंतु टारगेट में पिछड़ जाते हैं। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए इस चैनल पर नए नए वीडियो लेकर के आता रहता हूं, आपके लिए ट्रेनिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूं। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि भविष्य के अंदर जब भी नई वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बज जाए कि आपके लिए इस चैनल पर नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलो बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे के पॉइंट में वैक्सीन स्टॉक से आगे के पॉइंट के साथ कि आप जब 6, 7, 8 नंबर फॉर्म भरते हैं तो आपको इन कॉलम के अंदर किस प्रकार से आपको एंट्री करनी होती है, किस प्रकार से आपको डेटा देना होता है। अब आप देख पा रहे हैं स्टॉक की स्थिति, इन फैसिलिटी और आउटरीच। तो इन फैसिलिटी और आउटरीच के बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले के वीडियो के अंदर बता दिया कि इन फैसिलिटी के अंदर कौन से डाटा आएंगे और आउटरीच के अंदर कौन से आएंगे। यदि आपको इन फैसिलिटी और आउटरीच के बारे में अच्छे से समझना है तो मेरे इस चैनल पर डाले गए पीसीटीएस फॉर्म 678 कैसे भरें पार्ट 1 और 2 जरूर देखें। और आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए पार्ट 9 का वीडियो है और यह पीसीटीएस फॉर्म 678 कैसे भरेंगे इसका अंतिम वीडियो होगा। तो आपने पार्ट 1 से लेकर के और 8 तक के वीडियो पहले देखे हैं तो आपको पहले के सभी कॉलम आपको उसके अंदर समझ में आ जाएंगे। अभी हम पार्ट 9 के अंदर आगे के पॉइंट के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैक्सीन स्टॉक पोजीशन डोजेज में, यहाँ आपको डोज के अंदर रिपोर्ट करनी होती है, न कि वाइल के अंदर। अभी इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है माह के दौरान 70 बार प्राप्त की गई वैक्सीन डोजेज में, यानी आपको यहाँ पर टीकाकरण 70 के दिन प्राप्त की गई जितनी आपने डोज प्राप्त की है उन डोज की संख्या इसके अंदर डालनी होती है। अब कैसे डालेंगे आगे बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आपने इस माह के दौरान कितने टीकाकरण सत्र आयोजित किए हैं। पहला टीकाकरण सत्र आयोजित किया है तो पहले टीकाकरण सत्र में जितनी आपने डोज प्राप्त की है वो डोज की संख्या इस कॉलम के अंदर डालेंगे, दूसरे टीकाकरण की इसके अंदर डाली जाएगी, तीसरे टीकाकरण की इसके अंदर डाली जाएगी। जितने आप टीकाकरण सत्र आयोजित करते हैं उन सबकी डोज आप इस प्रकार से डालेंगे। 5 टीकाकरण आप महीने में करते हैं तो 5 की इसके अंदर डालेंगे, 4 करते हैं तो 4 की डालेंगे, 3 करते हैं तो 3 की डालेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले टीडी वैक्सीन की। टीडी वैक्सीन आपने पहले टीकाकरण सत्र के दौरान कितनी डोज प्राप्त की। एक वाइल के अंदर आपको पता है कि 10 डोज आती है, यदि आपने एक वाइल प्राप्त किया है तो यहाँ पर 10 डोज आप डालेंगे। इसी तरह दूसरे टीकाकरण की और तीसरे टीकाकरण की और चौथे टीकाकरण की डाल सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे बीसीजी की। बीसीजी यदि आपने किसी टीकाकरण सत्र में एक वाइल ली है तो इसकी यहाँ पर 10 डोज होती है। इसी तरह दूसरे टीकाकरण की और तीसरे टीकाकरण की और चौथे टीकाकरण की डोज आप यहाँ पर डालेंगे। आगे देखें हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की डोज जो है वो आप टीकाकरण सत्र के अंदर नहीं लेकर के जाते होंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की डोज आपको पता होना चाहिए कि ये जन्म पर लगती है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी जन्म से कितने समय तक लगा सकते हैं। यदि किसी को जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे, तब आपको बताऊंगा कि हेपेटाइटिस बी की डोज हम कितने समय तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टीकाकरण सत्र के अंदर हमें हेपेटाइटिस बी की डोज नहीं देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 00 डाला है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की डोज जन्म पर लगती है और टीकाकरण सत्र पर प्राय बच्चे को हेपेटाइटिस बी की डोज हम नहीं देते हैं। तो ये डोज आपने प्राप्त की है तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, नहीं की है तो यहाँ पर 0 डोज आ जाएगी। इसी तरह ओपीवी की। ओपीवी एक वाइल के अंदर 20 डोज आती है, तो यहाँ पर आपने एक वाइल प्राप्त किया तो 20 डोज डालेंगे और 2 वाइल प्राप्त किया है तो यहाँ पर आप 40 डोज लिखेंगे। यदि आपने ओपीवी की ओपन वाइल प्राप्त की है तो उसके अंदर आपके पास कितनी डोज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओपीवी की हाफ वाइल आपको मिली है तो उसके अंदर 10 डोज आएगी, तो यहाँ पर 10 डोज लिखेंगे। यदि आपने 5 डोज प्राप्त किया तो यहाँ पर 5 डोज लिखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह डीपीटी की है, मीजल्स की है, मैंने आपको बताया
पेंटावेलेंट की है, आईपीवी की है, रोटा वायरस, पीसीवी और विटामिन के। विटामिन के भी बच्चे के जन्म पर लगाई जाती है। तो आप टीकाकरण सत्र पर विटामिन के की डोज नहीं लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, और यदि आपने विटामिन के प्राप्त किया है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टीकाकरण सत्र में किस प्रकार से आप यहाँ पर डोज की एंट्री करेंगे। इनका जोड़ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपको जोड़ डालना होता है। अब आगे आता है उपयोग में ली गई डोजेज की संख्या। यहाँ पर आपने टीकाकरण सत्र में कितनी डोज आपने उपयोग में ली है वो संख्या यहाँ पर आप डालेंगे। उदाहरण के लिए एक आपको बता देता हूँ, पहली लाइन के अंदर देखेंगे टीडी की वैक्सीन आपने पहले टीकाकरण के सत्र के दौरान 10 डोज ली है, उसके अंदर से आपके 2 ही डोज लगी, 8 डोज आपने वापिस जमा करवा दी है। दूसरे टीकाकरण सत्र के अंदर फिर आप 10 डोज लेकर गए हैं, उसके अंदर भी आपके मान लीजिए 2 डोज लगी है और 8 डोज आपने वापस जमा करवा दी है। इसी तरह तीसरे टीकाकरण और चौथे टीकाकरण में जितनी डोज आपने दी है उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। यानी जितनी आपने टीडी की डोज चारों टीकाकरण सत्र में उपयोग में ली है वो जोड़ करके आप यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह सभी वैक्सीन की यहाँ पर डोज आप जोड़ करके डालेंगे जितने आपने उपयोग में लिए, और आपने ओपन वाइल वापस जमा करवा दिया है तो वो संख्या आप इसके अंदर से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें उपयोग में ली गई डोजेज की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत से लोग या तो यहाँ पर 0 डाल करके इसको रिपोर्ट कर देते हैं, या यहाँ पर आप जितनी यहाँ पर 40 डोज आपने प्राप्त की है तो यहाँ पर भी 40 लिख देते हैं, चाहे आपने उसके अंदर से 5 उपयोग में दियो, 10 उपयोग में दियो, 15 उपयोग में दियो, परंतु 40 की 40 लिख देते हैं, ये गलत है। यहाँ पर आपने जितनी उपयोग में ली है वो डालनी है, और इसके अलावा आपने ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर वापस जमा करवाई है तो वो आपकी डोज यहाँ पर माइनस हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर नहीं देनी है। इसके आगे देखेंगे ये है आउटरीच। तो आउटरीच के अंदर आपको वैक्सीन की डोज कहीं से प्राप्त नहीं होती है, तो ये सभी कॉलम आपके ब्लॉक हैं, इसके अंदर आपको रिपोर्ट नहीं करनी होती है। आउटरीच वाले कॉलम के अंदर आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी, ये रिपोर्ट केवल इन फैसिलिटी के अंदर ही आएगी। अब आगे आता है एसेंशियल ड्रग या अन्य उपयोगी स्टॉक की स्थिति, यानी जो जरूरी आवश्यक दवाएं होती है। एसेंशियल ड्रग का मतलब होता है जरूरी आवश्यक दवाएं, जरूरी आवश्यक दवाओं का स्टॉक की स्थिति आपके पास क्या है। एसेंशियल ड्रग सप्लाई की अंतिम दिनांक, यहाँ पर आपको जो नीचे आपको बताऊंगा वो दवाइयां आपको मिली है उसकी अंतिम तारीख आप यहाँ पर लिखेंगे। जो नीचे में आपको ये दवाइयां बताऊंगा ये दवाई आपको अंतिम तारीख को कब मिली थी वो तारीख आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आपके अंतिम तारीख आएगी, केवल वो एक ही तारीख डालनी है, चाहे आप महीने में 2 बार 3 बार दवाई लेकर के गए हैं, परंतु अंतिम तारीख क्या है वो तारीख यहाँ पर डालेंगे। अब आगे देखेंगे आईएफए की गोलियां। तो यहाँ पर सबसे पहले आईएफए की गोलियां हैं। आईएफए की गोलियां ब्लू है, आगे आईएफए की सिरप है, विटामिन ए सिरप, ओआरएस पैकेट, जिंक गोली, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टोल की गोलियां। तो ये आप देख पा रहे हैं ये सभी दवाइयां हैं। ये आपने कब कब कितनी कितनी प्राप्त की है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शेष, तो प्रारंभिक शेष के अंदर आएगा इससे पहले पिछले महीने के अंदर आपके पास जो स्टॉक उपलब्ध था वो आपके प्रारंभिक शेष में आ जाएगा। यानी पिछले महीने मेरे पास आईएफए की गोलियां जो थी वो 3000 थी और इस महीने मैंने 2000 और प्राप्त कर लिया है, तो 3000 प्लस 2000 5000 टेबलेट मेरे पास हो गई है। और इस महीने मैंने कुल उपयोग में ले ली है वो 3000 टेबलेट उपयोग में ले ली है। 3000 टेबलेट मैंने फील्ड के अंदर टीकाकरण सत्र के अंदर मैंने वितरण कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी यहाँ पर मेरे पास 5000 टेबलेट थी, 3000 मैंने दे दिए, तो अब मेरे पास शेष केवल 2000 टेबलेट बची है। ये 2000 टेबलेट आपके पास जो शेष बची है वो 2000 टेबलेट जब आप नेक्स्ट मंथ का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपके प्रारंभिक शेष में वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो नेक्स्ट मंथ का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर प्रारंभिक शेष में आपके 2000 ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, परंतु आपको अपने 6 नंबर फॉर्म के अंदर जो रिपोर्ट करनी होती है उसके अंदर यहाँ पर 2000 लिख करके रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह आईएफए सिरप है, तो सिरप आपने कितनी ली, कितनी आपके पास प्रारंभिक शेष थी, इस महीने कितनी ली और कितनी आपने वितरण की है वो रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। विटामिन ए की सिरप है, पिछले महीने आपके पास एक थी, अब इस महीने एक और ले ली और एक आपने यूज में ले ली है, तो अब आपके पास विटामिन ए की सिरप जो एक बच गई है वो आपको नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर डालनी होती है। और इसके लास्ट में आप यहाँ पर देखें यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो यहाँ पर पर्याप्त पर क्लिक करेंगे, अपर्याप्त है तो अपर्याप्त पर क्लिक करेंगे। तो आशा करता हूँ ये कॉलम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने पहले आप सबको ये बता दिया है कि यहाँ पर आप रिपोर्ट किस प्रकार करेंगे। इसी तरह कैल्शियम टेबलेट देखेंगे, प्रारंभिक शेष मेरे पास पिछले महीने यहाँ पर 0 था, इस महीने मैंने 3000 टेबलेट प्राप्त की और 3000 टेबलेट मैंने वितरण कर दी, तो यहाँ पर अभी मेरे पास स्टॉक 0 है, नेक्स्ट मंथ के अंदर भी यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह आगे देखें एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति, आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो पर्याप्त पर क्लिक कर देंगे, अपर्याप्त है तो अपर्याप्त पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे लेबल्ड इमरजेंसी ट्रे। लेबल्ड इमरजेंसी ट्रे का मतलब क्या होता है कि लेबल लगा हुआ इमरजेंसी ट्रे,
जिस ट्रे के ऊपर स्पष्ट लेबल लगा हुआ हो कि कौन सी ट्रे के अंदर किस प्रकार की आपके पास उपकरण है, दवाइयां हैं, वो सभी इमरजेंसी ट्रे आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो यहाँ पर पर्याप्त कर देंगे, अपर्याप्त है तो अपर्याप्त पर क्लिक कर देंगे। अब आगे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कॉमन एलिमेंट्स, एंटी एलर्जिक ETC। यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कॉमन एलिमेंट्स जैसे PCM है, एंटी एलर्जिक टेबलेट है, वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो यहाँ पर पर्याप्त पर आप क्लिक कर देंगे, अन्यथा अपर्याप्त पर क्लिक कर देंगे। आगे आता है 0.1 ml सिरिंज, 0.5 ml सिरिंज और 5.0 ml सिरिंज जो होती है वो आपके पास प्रारंभिक शेष कितना है, यानी पिछले महीने की शेष आपके पास कितनी है, इस महीने आपने कितनी प्राप्त की है और कुल उपयोग में आपने कितनी ली है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। और उपयोग में लेने के पास आपके पास सिरिंज जो है वो पर्याप्त मात्रा में है या अपर्याप्त मात्रा में, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अब आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गर्भ निरोधक व अन्य के स्टॉक की स्थिति, यानी गर्भ निरोधक व अन्य जो दवाइयां हैं उनकी स्टॉक की स्थिति आपके पास क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें आईयूडी के अंदर IUCD और PPICD दोनों की रिपोर्ट यहाँ पर आएगी, यानी प्रारंभिक शेष आपके पास कितनी थी, इस महीने आपने कितनी प्राप्त की और इस महीने आपके द्वारा कितनी IUD लगाई गई है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। इस महीने मेरे द्वारा 4 IUD लगाई गई है, 4 मैंने प्राप्त की, 4 पहले से शेष थी और 4 फिर मेरे पास शेष रह गई है, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर प्रारंभिक शेष में ये 4 फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह आप देखें निरोध पीसेज की संख्या, पिछले महीने की प्रारंभिक शेष मेरे पास 0 था, इस महीने मैंने 240 प्राप्त किया है और 240 निरोध पीसेज जो है वो मैंने वितरण कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल उपयोग में 240 डाल दिया, ये पर्याप्त है या अपर्याप्त यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 0 स्टॉक बचा है, तो यहाँ पर पर्याप्त के ऊपर आपको क्लिक नहीं आएगा, यहाँ पर आपका अपर्याप्त पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके देना होगा। इसी तरह ई-पिल्स पैकेट है, इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक DMPA वायल्स है, यानी अंतरा इंजेक्शन आपके पास कितने हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर आता है कोल्ड चेन विवरण संख्या में, कोल्ड चेन का विवरण आपको देना होता है। कोल्ड चेन का विवरण आपके उप स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ पर आपको 00 करना होता है 6 नंबर फॉर्म के अंदर, और 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्म के अंदर जहां पर कोल्ड चेन होता है वहां पर आपको ये डालना है कि ILR आपके पास है या नहीं है, डीप फ्रीजर आपके पास है या नहीं है, उपलब्ध है तो यहाँ पर संख्या डालेंगे। और ILR खराब आपके पास कितने हैं, डीप फ्रीजर खराब आपके पास कितने हैं, वो यहाँ पर संख्या आपको डालनी होती है। तो ये मैंने 6 नंबर फॉर्म का बताया, 6 नंबर फॉर्म के अंदर यहाँ पर 00 आएगा, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र पर SWC के ऊपर कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं होती है। जहां पर व्यवस्था है वहां पर ये संख्या डालेंगे, जहां पर नहीं है वो यहाँ पर 0 डालेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मृत्यु की विस्तृत जानकारी, इस कॉलम के अंदर किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। माह है में संस्था पर, यहाँ पर आप देखें संस्था पर अथवा संस्था क्षेत्र में घर पर हुई मृत्यु, यानी आपकी संस्था पर जो मृत्यु हुई है और आपके संस्था क्षेत्र में घर पर जो मृत्यु हुई है वो दोनों की रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। जो मृत्यु आपकी संस्था पर हुई है वो आपको इन फैसिलिटी के अंदर देनी है, जो घर पर मृत्यु हुई है वो रिपोर्ट आपको आउटरीच के अंदर देनी होती है, आउटरीच वाले कॉलम के अंदर देंगे। तो मृत्यु की विस्तृत जानकारी यहाँ पर देखें, जन्म के 24 घंटे भीतर तक हुई नवजात शिशु की मृत्यु की संख्या, यहाँ पर आपके 24 घंटे के अंदर किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो संख्या डालेंगे। 1 से 7 दिन की हो गई, 1 से 4 सप्ताह की हो चुकी है यहाँ पर, और ये जो कॉलम है यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर इन सब कॉलम का जोड़ आएगा। यहाँ पर आपने जितनी संख्या डाली है उनका जोड़ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको रिपोर्ट नहीं करनी होती है। यदि यहाँ पर आपने 00 डाला है तो 0 ही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपने जितनी संख्या डाली है इन तीनों कॉलम के अंदर इनका जोड़ यहाँ पर डालना होता है, ये सब यहाँ पर प्लस हो जाएगा इन दोनों कॉलम के अंदर। इसी तरह आगे देखें 1 से 12 महीने तक के किसी बच्चे की मृत्यु हुई है, 1 से 5 साल तक के बच्चे की किसी मृत्यु हुई है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। ये है आउटरीच का, तो आउटरीच के अंदर ये संस्था पर नवजात की मृत्यु, ये संस्था वाला कॉलम है, संस्था वाला यहाँ पर आपके ब्लॉक है, इसके अंदर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर 00 रहेगा हमेशा। घर पर नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या, घर पर नवजात शिशुओं की मृत्यु वाली संख्या के कॉलम के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आउटरीच के अंदर यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ये आउटरीच के अंदर आएगी। अब ये तो हो गया आपका उम्र के अनुसार ये कॉलम है, ये सभी कॉलम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटे के अंदर वाली रिपोर्ट आएगी, यहाँ पर 1 से 7 दिन, और इसी तरह ये उम्र के अनुसार कॉलम बनाए गए हैं। अब उम्र के अनुसार कॉलम के अंदर जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई है वो यहाँ पर आपको कारण देने हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 से 7 दिन के बीच में नवजात की मृत्यु की यहाँ पर आपने 2 की रिपोर्ट कर दी है, तो इन दोनों का आपको यहाँ पर कारण देना होगा कि इन दोनों की मृत्यु किस कारण से हुई है। संक्रमण से हुई है, दम घुटने से हुई है, मलेरिया PF से हुई है, काला आजार, डेंगू, निमोनिया से है, दस्त से है, बुखार से है, यानी जिस कारण से इन 2 बच्चों की मृत्यु है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए किसी एक बच्चे की मृत्यु दस्त या डायरिया से हुई है तो यहाँ पर आप 1 डाल देंगे, और दूसरे बच्चे की मृत्यु बुखार या फीवर से हुई है तो यहाँ पर 1 डाल देंगे। यानी ये 2 बच्चों की मृत्यु है तो ये 1 यहाँ पर डालेंगे, ये 2 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह ये आउटरीच के अंदर भी आएगा, घर पर जो बच्चों की मृत्यु होती है उनकी किस कारण से हुई है, वो किस बीमारी से हुई है, वो रिपोर्ट आप इस साइड में डालेंगे यहाँ पर।
या आपको इनका पता नहीं है कि किस कारण से हुई है तो अन्य कारण, यहाँ पर आप अन्य कारण भी डाल सकते हैं। आपको कारण का पता नहीं है या इन सभी कारणों के अंदर वो कारण आपका नहीं मिल रहा है जिस कारण से मृत्यु हुई है, तो आप अन्य के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। ये 2 बच्चों की मृत्यु हमने बताया था, तो 2 बच्चों का आपको कारण का पता नहीं है तो 2 आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मृत्यु की विस्तृत जानकारी। यहाँ पर है संस्था पर मातृ मृत्यु के कारण। यहाँ पर मातृ मृत्यु की रिपोर्ट देनी है संस्था पर, वो भी संस्था पर यदि मातृ मृत्यु हुई है तब देनी है। घर पर मातृ मृत्यु है उसकी रिपोर्ट आपको नहीं करनी है, ये केवल संस्था पर पूछा गया है। इन फैसिलिटी के अंदर की रिपोर्ट आएगी, आउटरीच की रिपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं देनी है। आपकी संस्था यानी आपके उप स्वास्थ्य केंद्र पर, आपकी पीएससी पर, आपकी सीएससी पर कहीं किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो 6, 7, 8 नंबर फॉर्म में आपको देनी है। यहाँ पर ये कारण दिए हुए हैं कि किस कारण से यहाँ पर मृत्यु हुई है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव से हुई है, प्रसव पश्चात रक्तस्राव से हुई है, तेज बुखार से हुई है, गर्भपात की जटिलता के कारण हुई है, अन्य अज्ञात कारणों से मातृ मृत्यु हुई है तो वो रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। यानी आपको कारण का पता नहीं है कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई तो वो रिपोर्ट आप यहाँ पर करेंगे। इसी तरह यहाँ पर दे रखे 15 वर्ष से कम उम्र की है, वो 15 से 19 है, 19 से 49 है, 49 वर्ष से अधिक उम्र की है। किस उम्र की है यहाँ पर उम्र के हिसाब से और किस कारण से मृत्यु हुई है वो रिपोर्ट करनी है। केवल इसके अंदर ध्यान ये देना है कि संस्था पर मातृ मृत्यु की रिपोर्ट, केवल संस्था पर मातृ मृत्यु हुई है तो रिपोर्ट करनी है। घर पर मातृ मृत्यु हुई है तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अदर डेथ। यहाँ पर आप देखें अदर डेथ एक्सेप्ट इन्फेंट, चाइल्ड और मेटरनल डेथ, यानी इन्फेंट डेथ को छोड़ करके, चाइल्ड डेथ को छोड़ करके और मेटरनल डेथ को छोड़ करके, इसके अलावा 5 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर कुल मृत्यु 5 साल एवं उससे अधिक आयु, 5 साल से ऊपर के आयु की यहाँ पर देनी है। किसकी देनी है? इन ट्रांजिट एवं मेटरनल डेथ को छोड़ करके। तो इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? इन ट्रांजिट का मतलब है कि रास्ते में किसी की मृत्यु हुई है वो आपको यहाँ पर नहीं देनी है। बाकी 5 साल से ऊपर के जितने भी आपकी मृत्यु है उनकी रिपोर्ट करनी है। इन फैसिलिटी और आउटरीच यहाँ पर 2 देखेंगे। तो आउटरीच वाले कॉलम में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी ब्लॉक हैं, इसके अंदर आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। इसके अंदर केवल किसकी रिपोर्ट करनी है आपको? इन फैसिलिटी। आपकी संस्था यानी उप स्वास्थ्य के अंदर पीएससी सीएससी के अंदर किसी की मृत्यु है तो उसकी रिपोर्ट करेंगे। गांव में किसी की मृत्यु है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं करनी है। ये सभी कॉलम आगे वाले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी ब्लॉक है, इसके अंदर रिपोर्ट नहीं आएगी। आउटरीच वाली रिपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं करनी होती है, केवल इन फैसिलिटी वाली रिपोर्ट करनी है। और इन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी संस्था पर किसी की मृत्यु हुई है और उनका कारण क्या रहा है? दस्त संबंधी बीमारी से, अक्षय रोग से, सांस फेफड़ों की बीमारी से, बुखार से संबंधित, ये सभी यहाँ पर बीमारियों के कारण लिखे हुए हैं कि किस बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है। तो ये इन कारण के हिसाब से आपको देनी है किस उम्र के व्यक्ति की और किस कारण से हुई है। आउटरीच वाला यहाँ पर आपको रिपोर्ट नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सभी कारण दिए हुए हैं, इन कारण के अंदर आपको कारण नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं है कि किस कारण से मृत्यु हुई है तो कारण का पता नहीं, इस कॉलम के अंदर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये कारण का पता नहीं, ये कॉलम आप यहाँ पर दे सकते हैं यदि आपको कारण का पता नहीं है तो। नेक्स्ट आता है टोटल इन ट्रांजिट डेथ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे टोटल इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब है कि रास्ते के अंदर किसी मृत्यु, घर से वो चल पड़ा है परंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। एक्सक्लूडिंग इन्फेंट एंड मेटरनल डेथ, इन्फेंट और मेटरनल डेथ को छोड़ करके और इनके अलावा कोई मृत्यु हुई है रास्ते के अंदर, यानी रास्ते के अंदर 1 से 5 साल के किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो इन फैसिलिटी के अंदर नहीं आएगी, वो आएगी आउटरीच वाले कॉलम के अंदर। तो आप यहाँ पर देखेंगे आउटरीच वाले कॉलम है, ये आपके यहाँ पर भरे जा सकते हैं, परंतु ये कॉलम यहाँ पर आपके ब्लॉक है, इसके अंदर आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। ये रिपोर्ट किसके अंदर करेंगे? केवल आउटरीच के अंदर करेंगे। और ये क्या करेंगे? ट्रांजिट डेथ। ट्रांजिट डेथ का मतलब होता है कि रास्ते के अंदर किसी की मृत्यु हुई है, तो 1 से 5 साल के बच्चे की किसी के रास्ते के अंदर मृत्यु हुई है तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर करेंगे। यानी 5 से 10 साल के किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। 10 से 19 साल के किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। और ट्रांजिट डेथ एडल्ट अबव 19 ईयर्स, यानी 19 ईयर से ऊपर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो रास्ते के अंदर हुई है तो उसकी आप रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपके 6, 7, 8 नंबर फॉर्म का लास्ट पॉइंट है। तो अभी तक मैंने आपको कुल 9 पार्ट के अंदर पीसीटीएस फॉर्म 6, 7, 8 कैसे बने अच्छे से मैंने आपको समझाया है, तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। कुल 9 वीडियो हैं, जब भी आपको समय मिले इन सभी वीडियो को जरूर देखें और अपने साथ के साथियों को ये वीडियो जरूर भेजेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अभी वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं क्या आपने 1 से लेकर के और 9 पार्ट तक के सभी वीडियो अच्छे से देख लिए हैं। और सभी वीडियो देखने के बाद कहीं पर भी आपके किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर देखें ये 2 कॉलम आपके रह गए, इसके अंदर आप रिपोर्ट किस प्रकार से करनी है। गुणवत्ता आश्वासन और BEMMP बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन और रख रखाव कार्यक्रम, इसके अंदर इन फैसिलिटी और आउटरीच 2 कॉलम दे रखे हैं। इन फैसिलिटी के अंदर आपकी रिपोर्ट आएगी, आउटरीच के अंदर इसकी रिपोर्ट नहीं करनी होती है। अब इसके अंदर क्या रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखें माह में उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट,
BMW, यानी BMW का जो आपके पास वेस्ट होता है उनकी कुल मात्रा किलोग्राम में सभी पीले, लाल, सफेद और नीले आपके जो डस्टबिन है उनके अंदर जितना आपका BMW प्राप्त हुआ है उन सब का वजन आपको यहाँ पर डालना होता है। तो आपके एक महीने के दौरान कितने वजन का यहाँ पर आपके पास यहाँ पर वेस्ट प्राप्त हुआ है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर सभी मेरे हिसाब से 0-0 करके दे देते हैं, ये गलत है। यहाँ पर 0 रिपोर्ट आपको नहीं करनी होती है, क्योंकि वेस्ट सभी के होता है। आप टीकाकरण करते हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर मरीज का किसी भी प्रकार का कोई इलाज करते हैं, कोई ड्रेसिंग करते हैं, तो उसके दौरान जो BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट आपके पास प्राप्त होता है तो उसका वजन कितना है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर जितना आपके पास वेस्ट उपलब्ध होता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आगे माह में उत्पन्न सामान्य अपशिष्ट की कुल मात्रा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पीले, लाल, सफेद और नीले रंग का यहाँ पर दिया हुआ है। काले रंग वाला जो सामान्य अपशिष्ट होता है काले रंग के डस्टबिन के अंदर जो डाला जाता है वो आपके ऊपर वाले में नहीं दिया हुआ है। वो आपको क्या करना है, माह में उत्पन्न सामान्य अपशिष्ट की कुल मात्रा किलोग्राम में, यानी सामान्य कचरा का आपके पास कितना होता है वो किलो, आधा किलो, जितना भी आपके पास होता है, 1 किलो होता है, 2 किलो, 3 किलो यहाँ पर आप डाल देंगे। तो वो रिपोर्ट आप आवश्यक रूप से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 0 रिपोर्ट आप नहीं करें। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।